नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर को डील करेंगे जिसका नाम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। काफ़ी हॉट टॉपिक है और स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में यहाँ पर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत लेंदी है, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है ना बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना ज़रूरी है। और ताकि जो हमारे व्यूअर्स है, जो स्टूडेंट्स है या जो भी जनरल पब्लिक देख रहा है, उनको समझ आए कि पॉल्यूशन कैसे क्या होता है, कैसे कॉज होता है, क्या क्या कारण है, हम लोग किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले के जो वीडियोस है चैप्टर 4 तक, जिसमें हम लोग ने इकोलॉजी पढ़ा था, फिर हम लोग ने फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम पढ़ा था, फिर हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये सब चारों चैप्टर अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि आप सीरीज वाइज पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें जितना भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो सीरीज वाइज देखने चलिए। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आई वाले आइकन में भी बहुत बार बीच बीच में फ्लैश हो रहा होगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन काफी लेंदी है, तो हम लोग इस चैप्टर को हम लोग 4 अलग अलग पार्ट्स में करेंगे डिवाइड करके, ठीक है। तो इस वीडियो में ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हमारा जो मेन एम्फोसिस होगा वो एयर पोल्यूशन पे ही होगा, ठीक है। एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में देखा जाए तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि पॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। पॉल्यूशन मतलब कोई भी अनवांटेड चीज अगर एनवायरनमेंट को वो चीज आ रही है और वो दूषित कर रही है, या फिर उस एनवायरनमेंट का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको अकेला रहना बाई पसंद है, लेकिन आप ऐसा सिचुएशन सिचुएशन हो गया कि आपके आसपास में बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं, तो आपको आपका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके कारण आप इफेक्टेड होंगे, है ना। तो पॉल्यूशन भी वही चीज है जो अनवांटेड चीज है ना। अनवांटेड, एडिशनल या फिर एक्सेसिव, है ना, ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। अब वो जो मटेरियल्स है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ मटेरियल्स, फिजिकल, बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कुछ भी हो सकता है, टू द फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज वाटर, एयर, लैंड, मेकिंग इट लेस फिट और अनफिट फॉर लाइफ, ठीक है। आपका जो प्रॉब्लम हो उसको बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसको ही मेनली हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। अब पॉल्यूशन के टाइप्स बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनमें से एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और कैसे करता है वो भी देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ वाटर देखा जाए पॉल्यूशन में, तो एयर पॉल्यूशन आता है, फिर हमारा वाटर पॉल्यूशन आता है, सॉइल पॉल्यूशन आता है, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन आता है, फिर हमारे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट से भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशंस होता है। तो बहुत सारे टाइप ऑफ पॉल्यूशंस है। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो है पॉल्यूशन। तो समझ आ गया, अनवांटेड चीज जो हमारे एनवायरनमेंट को दूषित कर रही है, खराब कर रही है, अनफिट फॉर लाइफ कर रही है, उसको हम लोग पॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ये इस फोटो में आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि एक पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है और एक अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है। तो जब भी आपको आकाश में नीले बादल दिख रहे हैं, क्लाउड्स विजिबल है, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स विजिबल है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा है, वहां पर आप अच्छे से सांस ले पा रहे होंगे। लेकिन जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा लेवल पे है, ठीक है, तो वहां पर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। और एनवायरनमेंट डिस्टर्ब रहेगा तो आपका, आप जो भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस पर भी इफेक्ट होता ही होता है। तो पॉल्यूशन को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, तो जो अनवांटेड मटेरियल्स है, ठीक है, जो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, उसी को हम लोग आसान भाषा में कहें तो पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स आर दोज मटेरियल और फैक्टर्स, फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजें हो ऐसे जरूरी नहीं है, कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं विच कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एन एनी कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम हॉल में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत सारे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब होता है। तो वो क्या है, वो एक तरह से फैक्टर्स ही है जो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो आपका एग्जाम देने की जो क्षमता है उसको कम कर रहा है। तो पॉल्यूटेंट्स भी वही चीज है, मटेरियल्स भी हो सकता है, फैक्टर्स भी हो सकता है, जो एनवायरनमेंट में एडवर्स इफेक्ट लाता है या नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है, ठीक है।
For example, smoke from industries and automobiles, chemicals from factories, radioactive substances from nuclear power plants, sewage of houses and discarded household articles. ये सब क्या है? These are all pollutants. These are all pollutants. ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे pollutants का. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, according to the form in which they persist after release into the environment. ठीक है, तो किस फॉर्म में परसिस्ट करते हैं आफ्टर द रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, तो उसमें दो टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा हमारा सेकेंडरी होता है. तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो बेसिकली ये दिस परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडेड, जिस फॉर्म में ये थे, जिसमें ऐड हुआ है वही फॉर्म में वो रह जाते हैं. ठीक है, वो सिंगल सिंगल जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, डीडीटी. ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ठीक है, इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है. तो दीज आर बेसिकली प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो बहुत सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट एक नहीं, दो या दो से अधिक प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर अगर बने हों, किसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बने हुए हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग मेनली सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. तो दीज आर फाउंड बाय द इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स. तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी. तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का जैसे एग्जांपल हो गया परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको पैन कहा जाता है. ठीक है, तो ये फॉर्म होता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स के साथ होता है. हम लोग थोड़ी देर में जब स्मॉग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे. फिर ओजोन जो हो गया O3, ठीक है, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है. तो ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के एक तरह से इंटरेक्शन से बनता है, बहुत सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिलकर बनते हैं, तो उनको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाता है क्लासिफिकेशन में, वो है अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर. ठीक है, अगर एग्जिस्टेंस पे आते हैं तो दो तरह के हैं, एक तो है क्वांटिटेटिव एंड दूसरा है हमारा क्वालिटेटिव. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मतलब ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक ये जो है वो एक पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट्स नहीं कहते हैं, लेकिन अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल है, ठीक है, अगर वो थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर जाएंगे तो वो पॉल्यूटेंट कॉज करते हैं. जैसे हम लोग का एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.003% है. ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो रहना भी चाहिए. लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, तो वो जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो क्रॉस हो रहा है. तो अगर क्रॉस होगा तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कंसिडर्ड एज ए पॉल्यूटेंट. ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, अगर थ्रेशोल्ड लेवल से कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली वो हम लोग को क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स के नजर में आएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सब हो गया क्वांटिटेटिव. अब क्वालिटेटिव जो है ये होता है मेनली, ये ज्यादातर सिंथेटिक होते हैं. ठीक है, दिस डू नॉट ऑकर इन नेचर एंड बेसिकली आर मैन मेड. ठीक है, ज्यादातर जो फंगिसाइड, हर्बिसाइड, डीडीटीज, पैन, ये सब जो है ये हमारे क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स होते हैं. ज्यादातर ये मैनमेड या सिंथेटिक कह सकते हैं हम लोग. तीसरा जो क्लासिफिकेशन है पॉल्यूटेंट का वो है बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ डिस्पोजल. यानी आसान भाषा में बताया जाए तो पॉल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो बायोडिग्रेडेबल यानी जो बायोलॉजिकली हम लोग डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग, वैसे पॉल्यूटेंट्स को हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहेंगे. माइक्रोबियल एक्शंस के थ्रू या कोई भी बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू अगर उसको हम लोग डिग्रेड कर सकते हैं तो उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहेंगे, जैसे कि सीवेज हो गया. ठीक है, दीज आर बेसिकली बायोडिग्रेडेबल. या जो हमारे ग्रीन वेस्ट होते हैं, सब्जियों के छिलके, फल फूल के, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, इसको डिग्रेड कर देंगे. लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, वो माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू वो डिग्रेड नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, डीडीटी, सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल्स, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, ये बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होंगे, और इसको अगर डिग्रेड होंगे भी तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे इसको डिग्रेड होने में. तो ये हो गया. तो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ डिस्पोजल, तो दो तरह के पॉल्यूटेंट है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. फिर आते हैं कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन में, तो हजारों कॉजेज हैं. ठीक है, तो जैसे कि अनकंट्रोल ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जो मेन कॉज है वो है ओवर पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन का बढ़ना, और इंडिया में ये तो हो ही रहा है, राइज इन पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा. ठीक है, और ये सब बढ़ेगा तो अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर भी हो रहा है. ठीक है, फिर फॉरेस्ट फायर्स, रेडियो एक्टिविटी, वोल्केनिक इरप्शन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये सब जो है ये भी एक कॉज करता है पॉल्यूशन के. ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग जो आ जाएंगे वो है हमारा सबसे मेन टॉपिक, वो है हमारा एयर पॉल्यूशन। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली एयर पॉल्यूशन पे ही हमारा एम्फोसिस होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम लोग बाकी के जो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, उसको कवर करेंगे। तो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का मतलब आसान है, जो पॉल्यूशन बेसिकली एयर में हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, उसको हम लोग एयर पॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। एंड एयर पॉल्यूशन इज एग्रेवेटेड बिकॉज ऑफ 4 डेवलपमेंट्स। ये कौन कौन सा है? तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक अगर इंक्रीज होता है तो होगा। फिर ग्रोइंग सिटीज, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट कारण है एयर पोल्यूशन के। इंक्रीजिंग ट्रैफिक, ग्रोइंग सिटीज, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। साथ ही साथ द प्रेजेंस इन द एटमोस्फियर ऑफ वन और द मोर कंटेमिनेंट इन सच क्वांटिटी एंड फॉर सच अ ड्यूरेशन एज इट इज इंजूरियस और टेंड टू बी इंजूरियस टू ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो एयर पॉल्यूशन जो है वो ह्यूमन लाइफ पे भी इम्पैक्ट करता है, एनिमल लाइफ पे भी, प्लांट लाइफ, सब पे ही ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, और जो लोग बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं या फिर जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है, जैसे जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में, वहां पर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा रहता है। पॉल्यूशन लेवल भी एक स्पेसिफिक टाइम में बहुत ज्यादा रहता है, जैसे विंटर्स के टाइम में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा बाहर में रहते हैं, जैसे कि बहुत लोगों का काम है, जैसे ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो 10-10 घंटे 12 घंटे रोड पे काम करना है, तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं, वो भी हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। नेक्स्ट थिंग जो है वो है मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, और उसके साथ साथ में हम लोग सोर्सेस देखेंगे और किस तरह से वो इम्पैक्ट भी कॉज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एयर पॉल्यूटेंट है वो हमारा आ जाता है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इट इज बेसिकली ए कलरलेस ऑर्डरलेस गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, वुड। ठीक है, तो ये होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस, इसका ना कोई कलर होता है ना कोई स्मेल होगा। ठीक है, पर्टिकुलर कुछ ऑर्डर होगा, और ये मेनली रिलीज होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्शन, कोई भी चीज अगर कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है तो उसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें इवोल्यूशन होता है। जैसे कि हम लोग कुछ भी जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट बर्निंग हो रहा है या इनकम्प्लीट कंबस्शन है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, सच एज सिगरेट्स। ठीक है, सिगरेट से नहीं भी तो 70-80 अलग अलग टाइप ऑफ हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज होता है, और साथ ही साथ जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उनका अंदर भी जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो हार्मफुल होगा ही, कभी ना कभी लंग डिजीज होना ही है। ठीक है, फिर इट लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट एंटर्स आवर ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से इंपैक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेसिकली ये ब्लड के साथ, ब्लड में भी किसके साथ? तो हेमोग्लोबिन के साथ में ये अटैच्ड हो जाता है, और ये जो है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है, जिससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हेमोग्लोबिन की वो डिक्रीज हो जाती है। तो हमारे जो सेल्स है वहां तक ऑक्सीजन जो है बहुत कम जाता है, और ऑक्सीजन अगर कम जाएगा तो वो सेल सही तरह से फंक्शंस नहीं करेगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, सेल का ग्रोथ नहीं होगा, और अल्टीमेटली हमारा हेल्थ जो है वो डिटोरिएट होगा। एंड अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब इतना शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा कि हार्ट अटैक या कोई भी बीमारी से बॉडी कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इट कैन स्लो आवर रिफ्लेक्सेस एंड मेक अस कंफ्यूज्ड एंड स्लीप। ये तो बहुत आम बात है, हेलुसिनेट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा एयर पॉल्यूटेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड था, ये कार्बन डाइऑक्साइड था। ये हमारा प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस है। प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? तो 60% जो ग्रीन हाउस का प्रॉब्लम है या ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हो रहा है। तो 60% जो है गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस के लिए, वो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है। ठीक है, और ये जो रिलीज होता है बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज से ये रिलीज हो रहा है, बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, कुछ भी, लकड़ी जला रहा है, प्लास्टिक जला रहे हैं, टायर जला रहे हैं, कुछ भी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना है। इवन जो हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू में जो भी हमारे बॉडी से गैस रिलीज होता है वो भी क्या होता है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो इसके अलग अलग टाइप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी है, HFCs। ठीक है, तो दीज आर द गैस मेनली
रिलीज्ड फ्रॉम एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड रेफ्रिजरेशन। तो जो कूलिंग सिस्टम होता है, रेफ्रिजरेटर या एसी होता है, उसी से ये ज़्यादातर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ज़्यादातर निकलते हैं। ठीक है, तो व्हेन रिलीज्ड इनटू द एयर, सीएफसी राइजेस इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, और ये जो है सीएफसी जो है वो एटमॉस्फेयर में अपर लेयर तक जाते हैं, यानी जो हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है वहां तक पहुंचते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो होता है ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सीएफसी जो है वो बेसिकली जब हार्मफुल जो सनलाइट रेज आते हैं, ठीक है, तो सनलाइट में क्या होता है, यूवी रेज भी होते हैं। तो यूवी रे के साथ में मिलकर जो होता है ये बेसिकली ओजोन जो लेयर होता है उसको वो ब्रेक करना शुरू कर देता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, जो ओजोन लेयर है उसमें होल आ जाता है, और जिसके कारण क्या है, हमारा जो सनलाइट है, जो सनलाइट के हार्मफुल रेज है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, वो धरती तक पहुंच जाता है। और धरती तक पहुंचते हैं तो बॉडीज जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज होता है, जैसे स्किन कैंसर हो गया, आई प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जहां भी ओजोन होल हो रहा है तो इसका मेन कारण क्या है, तो सीएफसीज है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था इसी को बैन करने के लिए, सीएफसी को। तो सीएफसी का जगह एचएफसीज यूज किया जाता था, उनको सेफ माना जाता था। लेकिन अभी क्या है, एचएफसीज भी सेफ नहीं है। तो जो ज्यादातर एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन का यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा जो है सीएफसीज एचएफसीज यूज रिलीज होता है। ठीक है, इसीलिए घरों को भी वेंटिलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो घर में जहां पर भी बहुत सारे एसी डक्ट अगर अंदर ही है, या फिर बहुत सारे फ्रिज वगैरह रखे गए हैं, तो वहां पर सीएफसीज ऐसे जो होते हैं कूलेंट्स वहां से रिलीज आउट होते हैं ऐसे गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है लेड। लेड इसका फॉर्मूला सिंबल लिख देता पीबी। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज, पेंट, हेयर डाई प्रोडक्ट्स, ये सब चीज में जो है ये यूज किया जाता है। लेडेड पेट्रोल आपने सुना होगा, लेडेड डीजल जो होता है। ठीक है, तो ये चिल्ड्रेंस को ही क्यों, बड़े बुजुर्गों को भी ये इफेक्ट करता है। इट कैन कॉज नर्वस सिस्टम डैमेज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड इन सम केसेस कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब जो प्रोडक्ट होता है, जितने भी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है, लेड की बैटरीज होती हैं, अगर हम लोग उसको साफ कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, और यूज करने के बाद में उसको सही तरह से अगर हम लोग हैंड को वॉश नहीं कर रहे हैं, उसी से कंज्यूम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पेट ओट में जाएगा लेड, उसके साथ पॉइजनिंग होगा, तो बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ओजोन। ठीक है, ओजोन का जो फॉर्मूला है वो है O3। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ओजोन। तो जनरली जो ओजोन मैंने बताया कि ओजोन जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर में है उसको हम लोग गुड ओजोन कहते हैं, क्योंकि वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। ठीक है, ये हो रहा है स्ट्रेटोस्फियर में। लेकिन ट्रोपोस्फियर जो उसके नीचे है, जो हमारे धरती के आसपास में है, सबसे नियरेस्ट लेयर जो होता है वो हमारा हमसे वो होता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर होता है। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फियर में ओजोन मिलता है वो होता है बैड ओजोन। और ट्रोपोस्फियर में नेचुरली जो होता है वो ओजोन लेयर प्रेजेंट नहीं होता है। स्ट्रेटोस्फियर में नेचुरली प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फियर में नहीं होता। अगर ट्रोपोस्फियर में बन रहा है तो ये मेन कॉज है, पॉल्यूशन के कारण ही बन रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर जो है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल जो ट्रोपोस्फियर बात कर रहा हूँ, तो इट इज अ पॉल्यूटेंट विथ हाईली टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, तो जो ओजोन होता है ग्राउंड लेवल पे वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन एमिशन। ठीक है, तो इस मेनली ये जो होता है एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो जो हमारा ओजोन होता है बेसिकली ऑक्सीजन, जब अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, ठीक है, यूवी रेज आते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वो ओ ओ में ब्रेक हो जाता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ वो नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, और फिर O3 यानी ओजोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। और इस समय इसको एक्सिलरेट कौन करता है, तो जो व्हीकल या इंडस्ट्री से जो गैसेस निकलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे गैसेस जो है ओजोन लेयर, ओजोन बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ओजोन इसीलिए एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी है। ठीक है, ओजोन मेक्स आवर आईज इची, बर्न एंड वाटरी।
इट लोअर्स आवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड निमोनिया। ठीक है, तो आइज प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि अगर हम लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या फिर चश्मा नहीं लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इट ऑल्सो लोअर्स आवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड निमोनिया। अगर सर्दी जुकाम होता है तो फ्रिक्वेंटली ये होते रहता है। ठीक है, तो ये एक जहां पर भी पॉल्यूशन है वहां पर भी ऐसे प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो ये हमारा पांचवा एयर पॉल्यूटेंट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा नॉक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग कॉम्बाइन इसको नॉक्स कहते हैं। तो इट कॉजेस स्मॉग एंड एसिड रेन। तो स्मॉग फॉर्मेशन हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। तो स्मॉग फॉर्मेशन एसिड रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो है ज्यादातर बर्निंग फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स अगर बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल, व्हीकुलर एमिशन से बहुत ज्यादा जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एमिट होता है। ठीक है, एंड इससे बहुत ज्यादा, ये तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स के साथ में मिलकर ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जैसे स्मॉग हो गया, ओजोन हो गया, ये सब बनाते हैं। और ये बहुत ज्यादा क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉज करते हैं। फिर सातवां है हमारा सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, एसपीएम जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो है एसपीएम जो होता है उसको हम लोग केमिस्ट्री में इमल्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब इमल्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वैसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो एयर में सस्पेंडेड है। ठीक है, इसीलिए सस्पेंडेड बोला जा रहा है। तो ऐसे सॉलिड प्लस एयर है। ठीक है, ये एयर यानी गैस है। तो सॉलिड पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट है गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस फॉर्म में नहीं, मतलब गैस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सॉलिड इन द एयर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, डस्ट, वेपर, जो भी इंडस्ट्री से जो भी एमिशंस होते हैं, ठीक है, उसमें स्मोक, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो है अगर एयर में वो रह जाते हैं तो उससे क्या होता है, उसी को हम लोग मेनली सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके साइज पर डिपेंड करता है एसपीएम कौन सा है। अगर किसी का साइज जो है वो पीएम दो होते हैं, पीएम 2.5 होता है और एक होता है पीएम 10 होता है। अगर पीएम 2.5 का मतलब है कि मैक्सिमम जो उसकी उस पार्टिकुलेट मैटर की अगर उसकी अगर विथ पूछा जाए या सर हम उसका रेडियस पूछा जाए एक तरह से, तो उसका जो साइज होता है वो 2.5 होता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता माइक्रोन। और जो पीएम 10 का होता है वो 10 माइक्रोन तक होता है या उससे ज्यादा बड़े वाले होते हैं। तो जो सबसे हार्मफुल जो होता है वो पीएम 2.5 होता है, क्योंकि इसका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। तो ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं इसके अंदर में डीप इनसाइड जाके बस जाते हैं, और धीरे धीरे अगर हम लोग बहुत ज्यादा वैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हमारे जो लंग्स है, फेफड़े हैं, उसमें जाके जमा हो जाएंगे और धीरे बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो कॉज होते हैं। ठीक है, तो पीएम 2.5 और पीएम 10 में यही प्रॉब्लम है कि सबसे ज्यादा जो कॉज करता है वो पीएम 2.5 करता है, साइज छोटे होने से वो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसके बहुत डीप में चल जाता है, एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए लंग डैमेज ये सब होता है। और मेन जो है ये जो हेज होता है, शहरों में जो दिखाई कम देता है, क्लियर स्काई नजर नहीं आता है या विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, वो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है। ठीक है, फिर आठवां है हमारा, जिस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था उस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब भी है जिसको हम लोग कॉमनली सॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इट इज ए गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग कोल। तो ज्यादातर जो कोल है या फिर नेचुरली भी सॉक्स निकलते हैं, जब भी वोल्केनिक इरप्शन होते हैं तो उसमें से जो गैस निकलते हैं वो सल्फर सॉक्स कह सकते हैं हम लोग, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, और अगर मैनमेड तरीके से पूछा जाए तो कोल जो बर्न करते हैं उसमें से सॉक्स का बहुत ज्यादा एमिशन होता है, ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट से होता है। फिर सम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज प्रोडक्शन ऑफ पेपर, स्मेल्टिंग मेटल्स प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इंडस्ट्री से होता ही होता है। और ज्यादातर ये जो कॉज करता है, मेजर कंट्रीब्यूटर है स्मॉग बनाने का और एसिड रेन बनाने का। आने वाले फ्यू पार्ट्स में मैं एसिड रेन को डिटेल में पढ़ा समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो स्मॉग जो है स्मॉग बनाता है और एसिड रेन। ठीक है, स्मॉग तो हम लोग इसी वीडियो में समझ लेंगे, एसिड रेन हम लोग तीसरे चौथे पार्ट में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड कैन आल्सो लीड टू लंग डिसऑर्डर्स। तो जितने भी एयर पॉल्यूटेंट है उससे जो प्राइमरी जो ऑर्गन है इफेक्ट होता है वो होता है हमारा लंग्स। लंग्स बुरी तरह से इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे तो मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाता है मेन टॉपिक, वो है हमारा स्मॉग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो ये टर्म यूज किया गया था और कॉइन भी किया गया था वो डॉक्टर एच ए डेस वोएक्स
ठीक है। स्मॉग बेसिकली हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड दैट इज फॉग एंड स्मोक। ठीक है। तो स्मोक जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, और फॉग जो हमारा वाटर वेपर फॉर्म में होता है, ज्यादातर हम लोग जो है ठंडी के समय में देखते हैं इसको। ठीक है। तो स्मॉग इज अ कंडीशन ऑफ अ फॉग दैट हैज सूट और स्मोक इन इट। ठीक है, वैसा फॉगी इन्वायरमेंट जिसमें हम लोग को बहुत ज्यादा स्मोक एंड डस्ट जो है, पार्टिकल जो है वो एम्बेडेड मिल जा रहा है। तो इसके कारण क्या, तो कुछ विजिबिलिटी ऐसे हमें नजर आती है देखने पे, स्काईलाइंस अगर देखते हैं तो ऐसे नजर आती है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। फॉग जो नेचुरली होता है उसमें कोई ज्यादा जो होता है स्मोक डस्ट नहीं रहता है, तो उसका कारण अलग है। फॉग जहां पर भी रहेगा विजिबिलिटी कम तो होगी, लेकिन ये जहां पर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है वहां पर स्मॉग जो है ज्यादातर मिलता है। स्मॉग भी दो टाइप के हैं, ठीक है, एक होता है लंदन स्मॉग और एक लॉस एंजलिस स्मॉग। तो ये सब मैं अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्मॉग के दो अलग अलग जो टाइप्स है वो बताऊंगा, उसके बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। लंदन स्मॉग उस जगह से रिलेटेड था, इसीलिए वो वैसा लंदन और लॉस एंजलिस स्मॉग कहा जाता है। मेन जो है पूछा जाता है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, स्मॉग बनता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो फोटोकेमिक जो स्मॉग है उसको हम लोग कॉमनली इसको जो है कॉमनली कहते हैं स्मॉग, लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोटो का मतलब हो गया हमारा, इसमें सनलाइट का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्मॉग बनाने में। सनलाइट तो इंपॉर्टेंट है, केमिकल भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एयर पोल्यूशन दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट विद सर्टेन केमिकल्स इन द एटमोस्फेयर। ठीक है। और वन ऑफ द प्राइमरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ओजोन भी आ जाता है। ठीक है। तो ओजोन इज ऑल्सो द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। ठीक है। तो अब इस जो डायग्राम है इससे आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमको ये ग्राउंड लेवल पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल। अब ऐसा नहीं है कि आपके सर पे ऐसा हो रहा, ग्राउंड मतलब थोड़ा 500 से 600 मीटर आपके अबव में हो रहा है। ठीक है। तो और ये अपर थोड़ा लेयर में आ चुके हैं एटमॉस्फेयर के, ये थोड़ा अपर लेयर है, ये लोअर लेवल है। ठीक है। अब जो सन की जो रोशनी आ रही है, ठीक है, उसमें सोलर रेडिएशन में बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशंस भी होते हैं यूवी के। ठीक है। और एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैस ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है। फिर हमारे साथ साथ में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये सब तो एटमॉस्फेयर में नॉर्मली मिल ही जा रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वेहिकुलर एमिशन या इंडस्ट्री से के एमिशन से ये बन रहा है। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो मिल जा रहा है हमारे एटमो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ में, जिसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं। ठीक है। इसके कारण क्या बन रहा है, ओजोन बन रहा है। ठीक है, ये तो मैं पहले भी बता चुका। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंड विद एटॉमिक ऑक्सीजन या फिर नेसेंट ऑक्सीजन, इसके साथ में ये ओजोन बना रहा है। ठीक है। एंड जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, वो जो हमारे एटॉमिक ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो मिल जाता है वीओसी से, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऐसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में, हाइड्रोकार्बन के साथ में ये बेसिकली कंबाइन हो जाता है। ठीक है। ये कंबाइन हो जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन विद सम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये मिल जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर ये जो है, ये मेनली पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाता है, और इसी के कारण जो है ये स्मॉग जो है वो क्रिएट होता है। तो स्मॉग बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस के कारण हो रहा है, जिसमें एक सनलाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सनलाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सनलाइट जो ये सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, इसके ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से जो है बहुत सारे अदर हार्मफुल गैसेस भी बन रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाई। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में मिल जाता है। ठीक है। और उसके साथ में मिलकर वो नाइट्रिक एसिड बना लेता है। नाइट्रिक एसिड बना के वो क्या होता है, जब भी बारिश होती है उसके साथ में आ जाता है और वो एसिड रेन बनाता है। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। तो फोटोकेमिकल जो स्मॉग है ये कॉम्प्लेक्स एक
मिक्सचर हो चुका है बहुत सारे गैसेस का। इसीलिए फोटोकेमिकल स्मॉग जो है बेसिकली हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। तो इसमें ओजोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ओजोन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सब मिक्स होकर ही स्मॉग बनाते हैं। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। इट्स ऑकरेंस आर ऑफन लिंक्ड विथ हेवी ट्रैफिक, हाई टेम्परेचर्स एंड काम विंड। तो स्मॉग ज्यादातर जो होता है, बहुत ज्यादा जो हेवी ट्रैफिक है, हेवी ट्रैफिक होगा तो ऑब्वियसली इंजन बर्न होगा, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैस रिलीज होंगे। ठीक है, और ये सब गैस रिलीज होंगे तो जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वाटर वेपर, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये सब कंबाइन होंगे और ये ओजोन का, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का ये फॉर्मेशन होगा। फिर काम विंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, काम विंड से क्या होता है कि अगर हवा बहुत तेज चलेगी तो ये जो स्मॉग है, ये स्मॉग को वहां से हटा के लेके चल जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, लेकिन अगर हवा तेज नहीं है तो क्लाउड जो है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, है ना। तो ये बहुत होता है। फिर ड्यूरिंग विंटर्स जो होता है, विंड स्पीड आर लो एंड कॉजेज स्मोक एंड फॉग टू स्टैग्नेट नियर द ग्राउंड। ये होता है ज्यादातर क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में विंड स्पीड बहुत कम होता है, साथ ही साथ में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो होल्ड करके रखता है। और इसके लिए स्मॉग का फॉर्मेशन ज्यादातर हम लोग को ठंडी के समय में मिलता है। इसीलिए हम लोग को ज्यादातर न्यूज में देखते होंगे, जब भी न्यूज आता है, स्पेशली जब विंटर शुरू होने वाला होता है या विंटर के समय में, दिखता है कि इतनी ज्यादा पॉल्यूशन हो चुकी है, स्पेशली दिल्ली वाले वीडियोस चलने लगती है ना। तो इसी कारण से ही होता है स्मॉग का, ज्यादातर वो भी विंटर्स में होता है। ठीक है, स्मोक पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन द फॉग गिव्स अस येलो ब्लैक कलर, है ना। तो पूरा जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो ब्लैक या येलोइश कलर का बन जाता है। ठीक है, एंड ये ज्यादातर होता है नवंबर दिसंबर, जब दिवाली वाला समय होता है उस समय में, क्योंकि वेहिकुलर एमिशन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे और भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण जो ये स्मॉग का ये बनता है। ठीक है, फिर इफेक्ट्स ऑफ स्मॉग अगर देखा जाए तो बहुत सारे इफेक्ट है। इट हैम्पर्स विजिबिलिटी एंड हार्म्स द एनवायरनमेंट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होता है, ब्रोंकाइनल डिजीजेस होगा। हेवी स्मॉग ग्रेटली डिक्रीजेस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, heavy smog result in the decrease of natural vitamin D प्रोडक्शन, लीडिंग टू अ राइज इन द राइज ऑफ केसेस ऑफ रिकेट्स, जो बोन डिसऑर्डर है उसमें भी बहुत ज्यादा ये राइज करते हैं। तो बहुत सारे हेल्थ इंपैक्ट होता है, आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्मॉग के कारण, सांस लेने में दिक्कत, ये सब कॉमन चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो आ जाएंगे वो है एयर पॉल्यूशन में हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं समझते हैं, वो है आउटडोर पॉल्यूशन। लेकिन इंडोर में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और ये हम लोग ज्यादातर इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो समय अपना व्यतीत करते हैं वो इंडोर करते हैं। तो इन घर के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होते हैं, तो अगर हम लोग उसको नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर इंस्टेंस हम लोग अगर देखा जाए तो जो ज्यादातर जो घरों के कंस्ट्रक्शन है, स्पेशली जो अर्बन एरियाज में, वहां पर क्या है, घर के ऊपर घर बन रहे हैं और विंडोज नहीं है, प्रॉपरली वेंटिलेशंस नहीं है। ठीक है, स्पेशली दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, खिड़की नहीं होते हैं, दरवाजे छोटे होते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट रीजंस होता है इंडोर एयर पोल्यूशन का। ठीक है, तो अगर प्रॉपरली जो वेंटिलेटेड रूम्स नहीं है तो जो भी गैस अंदर बन रहा है उसको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये स्लो डेथ बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको मारेगा, ये ऐसा नहीं है कि तुरंत मारना शुरू करेगा, ये धीरे धीरे जो आपकी लाइफ जो है उसको छोटी करते जाता है। ठीक है, अब घर में जो इंडोर पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब इंडोर पॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ घरों के अंदर जो फैक्ट्रीज है या इंडस्ट्रीज है या जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर भी ये पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो इंडोर पॉल्यूशन इज अ कंसर्न वेयर एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट समटाइम्स मेक हाउसेस रिलेटिवली एयर टाइट, रिड्यूसिंग वेंटिलेशन एंड रेजिंग पॉल्यूटेंट लेवल। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होता है, जो गांव में जो घर होते हैं वो काफी स्प्रेड आउट होते हैं, दूर दूर रहते हैं, खिड़की दरवाजे प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, तो वहां पर वैसा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम दूसरा भी हो सकता है, जैसे कि वहां पर ज्यादातर जो कुकिंग हम लोग यूज करते हैं उसके लिए लकड़ी या फिर जो गोबर कोपले होते हैं वो ज्यादातर वो यूज करते हैं, तो वहां पर वो गैसेस जो है बहुत ज्यादा एमिशन होता है उनसे,
और अगर आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। फिर जो हम लोग अगर अर्बन एरियाज में भी देखें या जो हम लोग एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, वो भी कि उससे भी गैस निकलता है, लेकिन वो जो गैस है ना उसका स्मेल है ना दिखाई देता है, तो वो भी धीरे धीरे जो है वो हमारा प्रॉब्लम कॉज करता है। तो इसीलिए जब भी खाना पक रहा हो या जब भी गैस ऑन हो, रूम्स जो है थोड़े बहुत खुले होने चाहिए कि गैस जो है प्रॉपरली वेंटिलेशन हो और जो भी हार्मफुल गैसेस हो वो बाहर जा सके। ठीक है। पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं इंडोर पॉल्यूशन में, उसमें सबसे पहले आ जाता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग ने अभी देखा, वीओसीस। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि वोलाटाइल नेचर के होते हैं। ठीक है। एंड द मेन इंडोर सोर्सेज जो है वो जैसे परफ्यूम्स हो गया, जो ज्यादातर डिओड्रेंट होता है उस वो भी इसमें भी वीओसीस प्रेजेंट होता है। हेयर स्प्रे, फर्नीचर की जो पॉलिशेस होता है, ग्लूज, एयर फ्रेशनर्स, मॉथ रिपेलेंट्स, वुड प्रिजर्वेटिव्स, ये सब में क्या होता है, वीओसीस प्रेजेंट होते हैं। जो स्मेल हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन सब में क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और वो हम लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन लोगों को भी आदत है पेट्रोल सूंघने की या फिर नेल पॉलिश सूंघने की, तो उसमें वीओसीज प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो बहुत लोगों की समस्या रहती है कि वो ना कभी सिगरेट पिए ना कुछ ऐसा कुछ काम किए, फिर भी उनको लंग कैंसर हो गया। तो ये सब भी कारण हो सकता है, अगर आपका घर प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं है, एनवायरनमेंट साफ सुथरा नहीं है, इसके कारण से भी हो सकता है। हेल्थ इम्पैक्ट जो है वीओसीस का, इरिटेशन इन आई, नोज, थ्रोट, हेडेक्स हो सकता है, नौसिया, उल्टी होने लग सकती है, कोऑर्डिनेशन बैलेंस नहीं हो पाता बच्चों का। ठीक है, ये कॉज होता है अगर छोटे बच्चे हैं और ये सब बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, या छोटे बच्चे इन सबको अगर आसपास में है, उनको गलती से हाथ मुंह में लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉल्यूटेंट जो है अंदर में जाएगा और वो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है टोबैको या टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उसमें लिखा ही होता है साफ साफ कि ये कर्क रोग हो सकता है, कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है। बर्निंग आईज, नोज, थ्रोट इरिटेशन, कैंसर, ब्रोंकाइटिस, तो जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो तो हो ही सकते हैं। और इसमें भी जो है दो टाइप ऑफ इसमें स्मोकर्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव जो होते हैं। एक्टिव जो खुद कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली, उनको तो होना ही तय है। और जो पैसिव है, पैसिव मतलब जो इनटेक नहीं कर रहे लेकिन वो एक्टिव पर्सन के आसपास में रह रहे हैं, तो उस उन पर्सन को ज्यादा ज्यादा इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो भी एक्टिव पर्सन तो उनका बीमार हो रहा है, फिर वो जो बीमार कर रहा है, वो जो गैस रिलीज कर रहा है वो भी आपके फेफड़े में जा रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपकी अंदर भी वो हार्मफुल गैसेस जो है जा रहा है। इसीलिए जब भी कोई भी स्मोक कर रहा हो तो उनके पास ना रहे, या अगर वो रह रहे हैं तो उनको भगा दिया जाए वहां से। इसीलिए पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत लोग इस पर भड़क जाते हैं, मानते मानते कुछ नहीं है। इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। और स्मोकिंग से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट्स भी बनाया था जिसमें लगभग इंडिया का 7.1% पॉपुलेशन जो है वो एक्टिव स्मोकर्स है। ठीक है, वो कभी ना कभी स्मोकिंग किए हैं। तो अगर लगभग देखा जाए तो 15 से 16 करोड़ जो जनता है इंडिया का, वो स्मोकिंग करती है। तो ये देख सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स देखा जाए तो बहुत सारे हो सकते हैं, प्लांट्स, माइट, हेयर फ्रॉम द पेट्स, जो कुत्ते बिल्ली पालते हैं उसके थ्रू से भी जो होते हैं, उनके बालों वालों से भी हो सकता है, फंजाई, पैरासाइट, सम बैक्टीरियाज। अगर घरों में बहुत ज्यादा सीलन लगी हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी गिरा हुआ है और घरों में दिन भर पानी जमा रहता है, तो इन सब चीजों से भी जो है बैक्टीरिया, फंजाई ग्रो करते हैं, और उससे भी अस्थमा, हे फीवर, बहुत सारे एलर्जिक डिजीजेस हो सकते हैं। फिर फॉर्मल्डिहाइड जो है, ठीक है, ये भी एक वीओसीज ही है, HCHO। तो मेनली कारपेट्स, पार्टिकल बोर्ड्स, इंसुलेशन फोम, इन सब से भी फॉर्मल्डिहाइड जो है रिलीज होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉल्यूटेंट है जो बहुत ज्यादा डिजीज कॉज करता है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। फिर रेडॉन जो होता है, रेडॉन जो होता है ज्यादातर ये एक नोबल गैस है। ठीक है। एंड दिस गैस इज एमिटेड नेचुरली बाय द सॉइल, इस सॉइल से निकलता है। और ये ज्यादातर कहाँ निकलता है, तो वैसे घर जो अंडरग्राउंड जो बने होते हैं, बंकर्स टाइप के होते हैं, या प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो वहां से जो होता है ये ज्यादातर ये निकलते हैं। तो जिनके घर भी अंडरग्राउंड है, धरती से थोड़ा नीचे लेवल पे है, तो यहाँ पर चांसेस ऑफ रेडॉन गैस जो है वो बहुत ज्यादा है। और अगर पुअरली वेंटिलेटेड हो तो वो ऑब्वियसली हो सकता है, बहुत सारे लंग डिजीजेस, लंग कैंसर ये कॉज कर सकता है। एस्बेस्टॉस जो है क्या,
ये भी बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कॉज करते ही करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे इंडोर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अब आते हैं फ्लाई ऐश पे। ठीक है, तो फ्लाई ऐश इज बेसिकली एश प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर कंबशन ऑफ सॉइल मटेरियल टेक्स प्लेस। ठीक है, ये जब भी कंबशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, ज्यादातर जो है बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जो कोल बेस्ड होते हैं, वहां से जो ऐश निकलता है हवा में देखते होंगे, वो उसी को हम लोग फ्लाई ऐश कहते हैं। तो फ्लाई ऐश इज वन ऑफ द सच रेसिड्यूज which rises with the gases into the atmosphere, and fly ash is very fine powder and tend to travel far in the air, क्योंकि बहुत पाउडरी फॉर्म में होता है और वो दूर दूर तक चल जाता है। तो एक तो फ्लाई ऐश होता है और दूसरा ऐश होता है जो बेसिकली वो थोड़ा भारी होता है, वो कोर्स होता है, तो इसीलिए वो बॉटम में रह जाता है, इसीलिए उसको हम लोग बॉटम ऐश कहते हैं। ठीक है, तो वो उससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन जो फ्लाई ऐश होता है वो पॉल्यूशन होता है, क्योंकि आपको पता है कुछ भी चीज अगर हम लोग जलाते हैं उससे ऐश कुछ ना कुछ तो बनेगा, उसका बाई प्रोडक्ट कुछ ना कुछ निकलेगा ही। तो नियरली 73% ऑफ इंडिया टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट में हो रहा है, और 90% जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो सब कोल बेस्ड है। तो कोयला को जलाने से या कोल बेस्ड या डीजल, विंड, गैस, ये सब जो भी है, इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली फ्लाई ऐश का जनरेशन होगा ही होगा। तो जहां पर भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं, आसपास जो एरिया होता है वो जो मिट्टी होती है वो भी काली हो जाती है, क्योंकि जो फ्लाई ऐश है उड़ उड़ के आते हैं और वे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो आसपास का जो मिट्टी होता है वो भी काला दिखने लगता है। फिर कंपोजिशन जो होता है फ्लाई ऐश का अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है सबसे मैक्सिमम अमाउंट में, फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है एंड कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं फ्लाई ऐश का। फ्लाई ऐश पार्टिकल्स आर ऑक्साइड रिच एंड कंसिस्ट ऑफ सिलिका, एल्यूमिना, ऑक्साइड ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टॉक्सिक हेवी मेटल जैसे लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, ये भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कम अमाउंट में होता है। तो जो हेवी मेटल्स होते हैं उसको हेवी मेटल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी डेंसिटी जो होता है वाटर से ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको हेवी मेटल्स कहते हैं, और ये बहुत रेडियो एक्टिव, बहुत सारे होते हैं जो रेडियो एक्टिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये आसानी से जो है डिग्रेड नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो फ्लाई ऐश में ये सब भी प्रेजेंट होता है, तो इसका बहुत प्रॉब्लम है। और इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, तो ये जो टॉपिक है ये ज्यादातर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ज्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो फैक्ट्रीज में जो चिमनीज होती हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाया जाता है, ताकि जो भी हार्मफुल जो सॉलिड वेस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, पॉल्यूशन लेवल को कम किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग ज्यादातर चिमनीज वगैरह में, फैक्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, थर्मल पावर में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज किया जाता है, जो बेसिकली पार्टिकल फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट होता है, एक टाइप ऑफ फिल्टरिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो बिफोर द फ्लू गैस रीचेस द चिमनी ऑफ द कोल फायर प्लांट, उसी समय ये जो है वो उसको मेनली कैप्चर किया जाता है। तो बहुत सारे जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर्स है वो नहीं यूज करते हैं। इसके कारण क्या होता है, फ्लाई ऐश जो होता है वो नेचर में ऐसे ही फैल जाता है। और जो भी कंपनीज यूज करते हैं तो फ्लाई ऐश को वो बाहर नहीं निकलता, वो उसको लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उसका बहुत सारा जो है पॉजिटिवली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। फ्लाई ऐश का ये ऐसा चीज है जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, साथ ही साथ में उसका एडवांटेजेस भी है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन तो कॉज करता ही है, और पॉल्यूशन एयर का भी हो सकता है, सॉइल का भी, वाटर का भी, सबका हो सकता है। ठीक है, उसके कारण बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। फ्लाई एश ऑन द एयर स्लोली सेटल्स ऑन द लीव्स एंड क्रॉप्स, तो आसपास के जो खेत होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं उसके ऊपर में ये पत्ते, हाँ, इसके ऊपर फ्लाई एश आके सारे चिपक गए हैं। तो ये क्या होता है, सनलाइट को ये आने ही नहीं देता, सनलाइट ऑक्सीजन जो है बेसिकली सनलाइट को रोकता है फ्लाई एश। ठीक है, अब सनलाइट नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्रॉप का यील्ड खत्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे उसका डेथ होने लगेगा। और जो उसका जो स्टोमाटा होता है जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करता है उसको भी ब्लॉक कर देता है, तो इस तरह से प्लांट जो है वो धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। तो इसीलिए फ्लाई ऐश का ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो है, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाए हैं और फ्लाई ऐश को कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर ही, तो हम लोग यूज कर सकते हैं, एक सीमेंट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। तो सीमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय फ्लाई ऐश अप टू 35%। तो जो सीमेंट है हम लोग उसमें मिक्स करके कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में यूज किया जा सकता है, दस रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेकिंग रोड्स, इन सब में हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बच सकता है।
ठीक है। फिर फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो बनते हैं, ईंटें जो बनती है, उसका जो फ्लाई ऐश से बनता है वो बहुत ज्यादा, उसका वेट बहुत कम होता है और साथ ही साथ उसका स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा समय तक टिक सकता है। ठीक है। और जो प्लास्टिक होता है, फ्लाई ऐश अगर अगर जो प्लास्टिक होता है उसको मिक्स करके बनाया जाए तो वो और सॉलिड बन जाएगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है। तो फ्लाई ऐश इज ऑल्सो a better fill material for road embankments and in concrete roads। ठीक है। जब भी रोड्स फ्लाईओवर बनते हैं तो उसमें जो भरा जाता है, ठीक है, उसको रोड एम्बांकमेंट्स जो साइड साइड से उसको भरा जाता है, उसमें हम लोग यूज किया जा सकता है। या फिर रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड जो हो गया, जहां पर भी गड्ढे हैं वहां पर उसको डंप किया जा सकता है, जैसे कि जो अबंडेंट माइंस है वहां पर उसको फिल किया जा सकता है। ठीक है। तो ये सब बहुत सारे हम लोग उसको एडवांटेजेसली यूज किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन में तो यूज हो ही रहा है, आजकल जो ब्रिक्स बन रहे हैं, काले रंग के जो ब्रिक्स आ रहे हैं वो भी इसी से ही ज्यादातर बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस भी हैं और नुकसान भी है, लेकिन अगर सही तरह से यूज किया जाए तो एडवांटेजेस ज्यादा है। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन जो है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये हेल्थ पे तो इम्पैक्ट करता ही है, आंख से लेके थ्रोट हो गया, सब में ही एलर्जीज, काफ एलर्जीज, ये सब कुछ होता है। ठीक है। तो चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉग, ये सब का जो है इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है हमारे हेल्थ के ऊपर में। ठीक है। सब जगह ये हेल्थ करता है, हेयर पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। बहुत लोगों का जो हेयर प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम, वो भी इसी के एयर पॉल्यूशन से भी हो सकता है। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जो आता है वो इम्पैक्ट अगर देखें तो इफेक्ट ऑन वेजिटेशन किस तरह से है, तो वेजिटेशन पे भी बहुत होता है। जैसे कि मैं बताया, ये फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड कर देता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं होने देता है। फिर धीरे धीरे जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस है, क्लोरोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, मेम्ब्रेन डैमेज, मेटाबॉलिक इनहिबिशन। ठीक है। पत्ते को ऑक्सीजन नहीं, क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा, ये क्लोरोफिल नहीं बनाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो धीरे धीरे पत्ते जो है मरने लगेंगे, येलोइंग होने लगेंगे, उनके जो एंजाइम मैकेनिज्म है प्लांट के वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर जो हाइड्रोकार्बन जैसे कि इथिलीन जैसा हो गया केमिकल जो हो गया, ये क्या करते हैं, गैसियस होता है। ठीक है। गैसियस नेचर का होता है और ये क्या करता है, ये प्री मैच्योर लीफ फॉल करता है। ठीक है। तो ये जैसे ज्यादातर जो गैस, ये बेसिकली वो गैस है जो पके हुए फ्रूट से जो गैस निकलता है, बेसिकली देखते होंगे जहां पर भी बहुत सारे पके हुए फ्रूट्स रखे हुए हैं। ठीक है। अब अगर एक कमरे में हम पके हुए बहुत सारे आम रख दिए 10 किलो, तो वहां पर जो गैस जो रिलीज होता है वो बेसिकली वही इथिलीन होता है। ठीक है। तो ये प्रोमोट करता है प्रीमैच्योर लीफ फॉल, फ्रूट ड्रॉपिंग, फ्रूट को जल्दी पका देता है। तो बहुत लोग यूज करते हैं फ्रूट को जल्दी पकाने के लिए। शेडिंग ऑफ द फ्लावर बर्ड्स, कर्लिंग ऑफ पेटल्स, डिस्कलरेशन ऑफ सेपल्स, ये सारे गैसेस से हो सकता है। फिर ओजोन ऑल्सो डैमेजेस द क्लोरीन कैमेट जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ट्रीज में, प्लांट्स में, उसको भी डैमेज करता है। तो वेजिटेशन पे तो इम्पैक्ट है ही। फिर एनिमल्स पे इम्पैक्ट होगा, जिस तरह से अगर ह्यूमंस पे इम्पैक्ट होगा तो एनिमल्स पे भी बहुत होता है। स्पेशली जो बर्ड्स होते हैं वो ज्यादातर एरियल में ही, एरियल समय ही रहते हैं, तो उनको पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, विजिबिलिटी उनकी बहुत कम हो जाती है। तो बहुत बार उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है, बर्ड्स का भी। ठीक है। वो सही तरह से लैंड नहीं कर पाते या कुछ भी कारण से वो प्लेन से टकरा जाते हैं, तो प्लेन को भी नुकसान होता है, बहुत कुछ हो सकता है। फिर डिटोरिएशन ऑफ द मटेरियल जो भी है, बिल्डिंग्स है, उसका का क्या होता है, धीरे धीरे वो पॉल्यूशन के कारण पूरा डैमेज हो जाता है, खराब दिखने में लगता है, एस्थेटिक लॉस जो होता है ना। अगर हम दो चीजों को कंपेयर किया जाए, एक दिल्ली हो गया और एक हमारा मान लेते हैं मेघालय का, मेघालय हो गया, तो कंपैरिजन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पर जो क्लाउड्स है, आसपास का एनवायरनमेंट है, वो कितना ज्यादा ग्रीन है, यहाँ पर एस्थेटिक व्यू कितना ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। ठीक है। तो ये सारे कॉमन चीजें हैं। नेक्स्ट जो है कंट्रोल मेजर्स देखा जाए, कंट्रोल अगर मेजर्स देखा जाए तो पॉलिसी मेजर्स तो है, बहुत सारे पॉलिसीज, बहुत सारे एक्ट, स्कीम्स, ये सब तो बने हुए हैं। ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, ये सब कुछ बने हुए हैं। एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैं बनाऊंगा, पर्टिकुलर चैप्टर है जिसमें हम लोग सारे पॉलिसीज, लॉज रिलेटेड डिस्कस करेंगे, इसीलिए पॉलिसीज में ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दोबारा। प्रिवेंटिव मेजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, है ना। तो जो हम लोग सुटेबल फ्यूल यूज कर सकते हैं, जो हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, वो वैसे फ्यूल हो जिसमें सल्फर कंटेंट कम हो या लेड ना के बराबर हो।
ठीक है। तो वैसे जो अगर फ्यूल यूज करेंगे तो उससे पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है। फिर पेट्रोल डीजल के अलावा जो हमारा है सीएनजी हो गया है ना, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल, तो सूटेबल फ्यूल हो सकता है। मॉडिफिकेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, मशीन्स यूज कर रहे हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हो जो कि एमिशन जिसका कम होता है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस का जो इम्पैक्ट है वो कम कर सकता है, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग साइट एंड जोनिंग, जैसे कि सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंट एरिया, इंस्टॉलेशन ऑफ टॉल चिमनीज, ये हम लोग कर सकते हैं कि टॉल जो चिमनीज है, बहुत जगह फैक्ट्रीज में चिमनीज भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसी क्या होता है, गैस जो होता है वो आसपास में बहुत आसानी से फैल जाता है। और ज्यादातर फैक्ट्रीज जो होते हैं पहले के टाइम पे, जितने भी फैक्ट्रीज वो बहुत रेसिडेंशियल एरिया से दूर बन रहे हैं, लेकिन आजकल क्या है, जितने भी कमर्शियल जो बिजनेसमैन है वो फैक्ट्रीज के आसपास ही घर बना रहे हैं। ऑब्वियसली तो वहां पर रेसिडेंशियल एरिया से बन ही रहा है, फैक्ट्रीज वालों का भी दोष है और जो रेसिडेंशियल एरियाज बना रहे हैं उनका भी दोष है। फिर कंट्रोल मेजर्स में और देखा जाए तो डिस्ट्रॉइंग द पॉल्यूटेंट्स बाय थर्मल और कैटालिटिक कंबस्शंस। ठीक है। जो व्हीकल्स होते हैं उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स होता है, जो भी हार्मफुल गैसेस होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो गैस होता है वो रिलीज ना हो, इसीलिए हम लोग कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की बात की जा रही है वो यूज हो सकता है। कन्वर्सन ऑफ पॉल्यूटेंट व लेस टॉक्सिक फॉर्म्स, तो ये सब जो है, इससे क्या होता है, जो पॉल्यूटेंट्स का जो कंसेंट्रेशन है उसको हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, ताकि हार्म जो करे, एनवायरमेंट को हार्म कम कर सके। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स कैन बी एलिमिनेटेड या मिनिमाइज किया सकता है, जैसे कि कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है। अब इसके लिए दो चीज यूज किया जा सकता है, एक होता है एरेस्टर, दूसरा स्क्रबर्स होता है। ये ज्यादातर फैक्ट्रीज जो होता है चिमनीज वगैरह में उस तरफ में ज्यादा लगता है, तो दिस आर यूज्ड, एरेस्टर्स आर बेसिकली यूज्ड टू सेपरेट पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम कंटेमिनेटेड एयर। ठीक है। एंड स्क्रबर्स का काम है, तो दे आर यूज्ड टू क्लीन एयर for both dust and gases by passing it through a dry or a wet packing material। ज्यादातर ये वेट पैकिंग मटेरियल से इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है। ड्राई मेथड में गैस का ज्यादातर यूज किया जाता है, तो ये दोनों किया जा सकता है। फिर कंट्रोल ऑफ गैसियस पॉल्यूशन देखा जाए, ठीक है, तो ये इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो गैसियस पॉल्यूटेंट्स कैन बी कंट्रोल थ्रू टेक्निक्स लाइक कंबस्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। ठीक है। तो इन तरह से हम लोग गैस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं, सब फैक्ट्रीज के लिए उनके फैक्ट्रीज के बोर्ड्स वगैरह सब कुछ लिखे होंगे, लेकिन वो एप्लीकेबल ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कुछ भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। वो सब जिस दिन किसी का विजिट होगा, कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट आएगा तभी जाकर ये यूज हो रहा होगा, नहीं तो ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। इसमें बहुत ज्यादा पॉलिसीज मेकर्स का भी प्रॉब्लम होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स वो सही तरह से काम नहीं करते हैं, फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्री मालिक्स हैं वो भी सही तरह से अपना फैक्ट्रीज को नहीं चलाते, जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उसको फॉलो ही नहीं करता मैक्सिमम जो यहाँ पर चलता है, इसीलिए पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट है ना, एफिशिएंट इंजिन्स, तो गवर्नमेंट तो रूल बना चुकी है कि 15 साल से पुरानी व्हीकल जो है वो अब नहीं चलेंगे, लेकिन बहुत लोग यूज कर रहे हैं, बहुत 15 साल के 20 साल 40 साल पुराने भी व्हीकल जो है चल रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट निकल रहा है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स की बात की जा रही है कि ताकि जो हार्मफुल गैसेस है वो रिड्यूस हो सके। फिर यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल, लेड फ्री डीजल, इसका यूज किया जा सकता है। सीएनजी जो है बेटर ऑप्शन है। ठीक है। तो इस तरह से ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखा जाए तो इसमें सीपीसीबी जो है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो पॉल्यूशन से रिलेटेड सब कुछ को नजर में रखता है, तो ये सेंट्रल बोर्ड है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और हर स्टेट के अंदर भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। ठीक है। और ये जो है एक बेसिकली एक नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें क्या कहा गया है, तो टू डिटरमाइन द स्टेटस एंड ट्रेंड ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी, टू असर्टेन द कंप्लायंस ऑफ नेक्स, नेक्स क्या है वो भी देखेंगे, टू आइडेंटिफाई नॉन अटेनमेंट सिटीज, जो सिटीज को अटेन करना था, पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस करना था, वो सबको भी आइडेंटिफाई किया जाता है, कहाँ पे पॉल्यूशन लेवल कितना बढ़ चुका है, कौन से सिटीज में क्या है, किस समय में कितना ज्यादा हो जाता है, वो सब भी इसी में देखा जाता है। टू अंडरस्टैंड द नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग इन द एटमोसफेयर, नेचुरल प्रोसेस क्या है, टू अंडरटेक प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स। ठीक है। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ है लेकिन फॉलो नहीं हो रहा।
फिर अगर नेक्स्ट की जो बात करें तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये बेसिकली नोटिफाई हुआ था 1982 में, ठीक है। और इसको बीच बीच में चेंज भी किया गया है, जैसे कि ये 2009 में भी इसको रिवाइज किया गया था, जिसमें 12 इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं जिसको कड़ी निगरानी रखी जाती है। तो नेक्स्ट में वो 12 पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर हम लोग उसको कॉमनली सॉक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नॉक्स एंड सॉक्स दो गैसेस हो गए। फिर पर्टिकुलेट मैटर एक हो गया पीएम, जिसका साइज 10 माइक्रोन से कम है, जिसको पीएम 10 बोलता है, और दूसरा जिसका पीएम 2.5, जिसका पीएम 2.5, ठीक है। फिर ओजोन हो गया O3, लेड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया एंड बेंजोपायरिन, ये हमारे 12 गैसेस हैं। सॉक्स, नॉक्स, पीएम 2.5, पीएम 10, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया एंड बेंजोपायरिन। तो ये नेक्स्ट के अंदर 12 पॉल्यूटेंट्स आते हैं। लेकिन नेक्स्ट को भी फिर मॉडिफाई किया गया, तो जैसा जैसा गवर्नमेंट रहता है वैसा वैसा मॉडिफिकेशन होता है। अब आ चुका है जो हम लोग प्रेजेंट डे यूज करते हैं ज्यादातर, वो होता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको चार्ट्स मिल जाएंगे, बहुत अलग अलग जगह पे लगे होते हैं, जिसमें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2015 में, ठीक है। मोदी जी ने लॉन्च किया था, स्टार्टिंग विद 14 सिटीज टू डिसेमिनेट द एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन। तो बहुत ज्यादा काम नहीं हो, जो पुराने चल रहे उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है 6 कैटेगरीज बनाए थे, ठीक है। तो जब भी हम लोग अपना टेम्परेचर या वेदर क्लाइमेट चेक करते हैं अपने आसपास शहरों में मोबाइल में, तो ऐसे अलग अलग कलर्स कोडिंग किए रहते हैं, ठीक है। तो 0 से 50 अगर आपका एयर क्वालिटी है इंडेक्स आ रहा है, तो मतलब उसका जो कैटेगरी है वो गुड है, बहुत अच्छा है। फिर 51 से 100 वो सेटिस्फैक्ट्री है, इसमें रहा जा सकता है। फिर 101 200 जो होता है वो मॉडरेट है, ठीक है। फिर 201 से 300 होता है, फिर 301 से ये हैजर्डस कंडीशन जो है बढ़ते जाता है। और हर एक की क्वालिटी जो है कलर कोडिंग अलग है। ग्रीन है, बहुत ज्यादा ग्रीन है, तो वहां पर आप आसानी से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रेड हो चुका है तो वो हैजर्डस कंडीशन है। जैसे कि दिल्ली में जो स्पेशली विंटर के समय में जो होता है 450 500 600 तक पहुंच जाता है हैजर्डस कंडीशन। ऐसा कंडीशन जिसमें रहना पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए वैसे शहरों में ये होना ही है। जब एक ही शहर में सब कुछ हम लोग रख देंगे, है ना, कैपिटल, सब लोग फैक्ट्रीज, स्कूल, कॉलेजेस, सब कुछ वहां बसा देंगे, तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन होगा ही। तो उसको हम लोग को फैलाना होगा, जिसका जो कंसेप्ट है एनसीआर रीजन जो है ना, गुड़गांव, नोएडा, लेकिन वो भी वैसा ही बनते जा रहा है धीरे धीरे, वो भी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो जितने भी मेट्रो सिटीज है वो तो पॉल्यूटेड है ही है। लेकिन नेशनल एम्बिएंट जो क्वालिटी है नैक्स और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में यही अंतर है कि उसमें हम लोग 12 पॉल्यूटेंट्स को मेजर कर रहे थे, और इसमें हम लोग जो है सिर्फ 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर करते हैं। 8 पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, तो पीएम 10 और पीएम 2.5 है, नॉक्स सॉक्स है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है एंड लेड है, ठीक है। तो ये हम लोग 8 जो है मेनली हम लोग गैस को उसको मॉनिटर करते हैं, पीएम 2.5, पीएम 10, सॉक्स, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड, इसी का ही हम लोग जो है मॉनिटरिंग किया जाता है। और ये जो लेवल्स है ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, और इनके भी कलर कोडिंग होते हैं, ठीक है। एक ऑप्टिमम लेवल होता है, अगर उससे ज्यादा होता है तो कलर जो है इनका भी कलर कोडिंग चेंज होता है। तो आप अपने शहरों में देख सकते हैं कि क्या आपका क्वालिटी है। तो ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादातर अभी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्टेक्स्ट थे सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई डाउट और सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।